मेरे माता पिता का देहांत जब 7 साल की थी तभी हो गया था। मैं अपने चाचा चाची के यहाँ रहने लगी। मेरे चाचा चाची मुझे बहुत समझते थे। उन्होंने जल्द ही मेरी शादी कर दी, पर बदकिस्मती में यह भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मेरे पति का किसी और औरत के साथ संबंध था। उसने मुझे शादी की रात को आँख उठाकर भी नहीं देखा। मेरी सास भी मुझसे बहुत रूखा व्यवहार करती थी। मेरी सास मुझे दिन भर ताने देती रहती। एक दिन मेरे पति ने मुझे बहुत मारा। तब से मेरी सास मुझे बहुत प्यार करने लगी। मेरे पति का उस औरत से झगड़ा हो गया तो मेरा पति शराब पीकर आया और उस रात वह मेरे करीब आया। परंतु सुबह जब नशा उतरते ही वह सब कुछ भूल गया। वह फिर से पहले की तरह हो गया। लेकिन मैं अब माँ बनने वाली थी। मेरे पति को इस बात की खबर नहीं थी। तभी मेरी सास मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मेरी सास के मरते ही उस औरत को घर में लाया और मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। मैंने एक बेटे को जन्म दिया जिसे मैंने पढ़ा लिखा कर एक आईपीएस ऑफिसर बनाया। काफ़ी सालों बाद जब मैं अपने बेटे के साथ अपने पति के घर गई तो अपने पति को देखकर मेरे होश उड़ गए। बधाई हो, बेटा आईपीएस ऑफिसर बन गया। अरे बाहर तो आओ। बाहर शोर सुन आटा हाथों में लगाए सरिता अपनी झोपड़ी से निकली। माथे पर पसीने की बूंदें बार बार चेहरे पर गिरती। उसे उठाने के चक्कर में आटा मुंह पर लग जाता। अरे सरिता, बंटी परीक्षा पास कर ली। अब तो तू आईपीएस ऑफिसर की अम्मा बन गई। तू तो अब यह बस्ती छोड़ बड़े से घर में चली जाएगी। पड़ोस की औरतें और मर्दों के साथ दुखिया चाची भावुक होकर बोली। सरिता का चेहरा दर्द से चमक रहा था और आंसू आंखों से टप टप करके बह रहे थे। यह आंसू भी ना समय देखते हैं ना मौका। अरे खुशी के समय भी बहने लगते हैं। सरिता भागी भागी अंदर गई। मीठे में तो कुछ नहीं था, गुड़ के सिवा, तो वही गुड़ ले आई और लो चाची, मुंह मीठा कर लो। उसने सबको गुड़ देने में लज्जा महसूस हो रही थी, लेकिन वह करते भी तो क्या। ईश्वर ने उसके लिए क्या क्या सोचा है यह बेचारी क्या जाने। अभी तक वो कष्ट ही जीवन में मिले थे जो उसने बंटी का मुंह देख देख कर काट लिया था। आज उसे पहली बार अपनी तपस्या का फल मिलता हुआ दिखाई पड़ा। इस समय बंटी भी घर पर नहीं था। सब लोग बधाई देकर जा चुके थे। वह अकेली बैठी थी। 26 साल पहले गुजरी सारी बातें आज फिर से चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगी। भूली तो वह कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज वह सब बातें एक एक करके याद आ रही थी। सीधी सरल सरिता बड़ी मुश्किलों में अपना गुजारा करने को मजबूर थी। 26 साल पहले वह शादी करके अपने ससुराल आई थी। सुंदर थी, हिंदुत्ववादी, गृह कार्य में दक्ष। माता पिता नहीं थे। चाचा चाची ने किसी तरह अपना बोझ उसकी शादी करके उतार दिया। मायके में चाची के डांट और तानों को सहती रहती। सोचा था ससुराल में उसे प्यार करने वाला पति और माँ जैसी सास मिलेगी, लेकिन अपना सोचा कहाँ होता है। सपने तो सब देखते हैं, लेकिन कितनों के सपने पूरे होते हैं। जिस तरह से सूरज की रोशनी पड़ते ही और सबकी बूंद खुद ही गायब हो जाती है, वैसे ही हाल सरिता के साथ हुआ। ससुराल पहुंचते ही पहली रात को ही उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। उस रात रमेश ने अपने दोस्तों के साथ दारू की महफिल सजाई थी। सरिता को कमरे में लाकर बिठाया गया। नई नवेली सरिता लजाई सहमी सी पलंग के एक कोने में बैठी थी। रमेश आया और उसने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, क्यों नाटक कर रही हो? चुपचाप कपड़े बदल और कहीं जाकर सो जा। मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी। वह यह कहकर नहीं रुका। उसने आगे कहा, एक बात जान ले, मेरी दुनिया में तेरी कोई जगह नहीं। यही अम्मा की सेवा कर और कहीं एक कोने में पड़ी रहे। मैं रेखा से प्यार करता हूँ। वह तो अम्मा के कहने पर तुझे दुल्हन बनाकर लाया था। सरिता पर जैसे आसमान से धड़क से गिरी हो। जिस पति के भरोसे एक लड़की अपने मायके से ससुराल आती है, वही पति किसी और का हो
यह सुनकर उस पर क्या बीतेगी, यह उसके अलावा कौन जान सकता है। रात भर वह बिस्तर के कोने पर पड़ी रही और रोती रही। आंखों ही आंखों में पूरी रात कटी। कौन था इस भरी दुनिया में उसके आंसू भी पोंछने वाला। सुबह दिन चढ़ाया, सरिता देर तक सोती रही। अचानक सास का कर्कश शब्द गूंजा, यह है अच्छे घर की बहू के लक्षण। दिन चढ़ आया, अभी तक महारानी सो रही है। सास कमरे में आई, उसने कमरे और उसको जलती निगाहों से देखा। रात का माजरा समझ में आ गया उसे। अब सरिता के कष्ट के दिन शुरू होने वाले थे। हाथों की मेहंदी छूटी भी नहीं थी। मेहमानों के जाते ही सरिता को घर के काम में लगा दिया गया। सुबह 4 बजे उठती और रात के 11 बजे तक सास के पैर दबाने तक जगी रहती। दिन भर घर का काम करके वह करने के बावजूद भी सास की जली कटी बातें सुनती। देर रात रमेश लौटता और एक तरफ सो जाता। वह चुपचाप से देखती और सबको सहती रहती। एक दिन रमेश लाल लिफाफे में लिपटी कोई चीज लाया था। वह उस दिन बहुत खुश था। उसने सरिता से भी अच्छी सी बात की। उसने सरिता से अपने काम करवाए, नहीं तो वह अपना कोई भी काम सरिता से नहीं करवाता था, और नहाने चला गया। उस दिन सरिता को ऐसा लगा जैसे तपती दोपहरी में किसी पेड़ में छाया मिली हो। सरिता ने आईने में खुद को निहारा। क्या कमी थी उसमें। रमेश की बेरुखी से उसने खुद को आईने में देखना भी छोड़ दिया था। रमेश नहाकर आता, उससे पहले उसने श्रृंगार किया। उसने सोचा शायद रमेश सुधर गया है, चलो जान छूटी उस रेखा से। रमेश नहाकर लौटा। उसने सरिता को देखा। आज पहली बार उसने नज़र भर कर सरिता को देखा था। घने बाल, माथे पर लाल बिंदी, सुर्ख सिंदूर कजरारी आंखें, जिसमें कोई भी होश भर कैद हो जाता। कुछ देर तक के लिए रमेश शुद्ध बुद्ध खो चुका था। फिर अचानक से उसे ध्यान आया कि वह चमकीली लाल लिफाफा उसने कहाँ रखा है। वह इधर उधर ढूंढने लगा। आखिर सरिता ने भाप लिया कि रमेश क्या ढूंढ रहा है। उसने रमेश से कहा, क्या आप वह लिफाफा ढूंढ रहे हो? रमेश ने कहा, हाँ, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, यह आप मुझे देना चाहते थे। यह देखिए, मैंने पहन लिया। और लटों को एक तरफ करती उसने अपने कानों में पहने कुंडल की ओर इशारा किया। रमेश के गुस्से का ठिकाना ना रहा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पहनने की? और उसके कान से एक निर्दयी शिकारी की तरह उसने कानों से कुंडल लूट लिया। उस पर भी जी नहीं भरा तो सरिता को मारपीट कर गुस्सा उतारने लगा। तभी सरिता की सास दौड़ी, किसी तरह सरिता को रमेश से छुड़ाया। रमेश गुस्से से काँप रहा था और फिर पैर पटकाकर घर से चला गया। रमेश के जाने के बाद सास ने सरिता के जख्मों पर मरहम लगाया। सरिता रोकर कह रही थी, माँ जी, मुझे नहीं मालूम था कि वह मेरे लिए नहीं थे। सास ने उस दिन सरिता को गले से लगाया और कहने लगी, मैंने बहुत बड़ी गलती की तेरी शादी इस कसाई से करके। रमेश के बाप के परलोक सुधारने के बाद मैंने इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। बाप दादाओं के धन दौलत थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। गलत संगत में आकर रमेश बिगड़ गया। पहले वह शराब पीकर आता था, उसके बाद किसी रेखा नाम की तवायब के कोठे पर जाने लगा। मैंने बहुत समझाया, कसम दी, लेकिन वह हर बार झूठी कसम खाकर वह नहीं जाने को कहता। लेकिन किसी न किसी से पता चलता कि वह वहाँ रोज ही जाता है। उसने जाना नहीं छोड़ा। थक हार कर मैंने रमेश की शादी कराने की सोची। पंडित जी से बात की तो उन्होंने तुम्हारा नाम सुझाया। उन्होंने भी बताया कि तुम्हें चाचा चाची अच्छे से नहीं रखते। तुम्हारे रूप गुण की चर्चा भी की। जब मैं तुमसे मिली तो देखती ही रह गई। मुझे लगा कि तुम ही शायद इस रमेश को सुधार सकती हो। उसके सर से इस रेखा का भूत तुम्हारी खूबसूरती के आगे उतर जाएगा। लेकिन शादी के दूसरे दिन मैं जान लिया कि तुम उसे अपना नहीं बना सकी। उसके बाद मेरी रमेश को सुधारने की हर सही आस भी जाती दिखाई दी और वह गुस्सा हताशा तुम्हें जली कटी सुनाकर शांत कर दी।
सरिता आज पूरी बात समझ पाई। अब सरिता को कोई कामना नहीं रही, किसी की बात का कोई असर ही नहीं पड़ता। उसने अपनी जिंदगी यंत्र की भांति बना लिया था। रमेश का अस्तित्व उसकी जिंदगी से धूल की तरह उड़ गया था। लेकिन अब रमेश उससे बात करने का बहाना ढूंढता था। जानबूझकर कोई सामान इधर उधर रख कर सरिता को ढूंढने के लिए बुलाता। सरिता चुपचाप से सामान ढूंढकर रख देती और कमरे से निकल जाती। सास उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। सरिता को जैसे माँ मिल गई थी। एक रात रमेश पीकर आया। सरिता ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वह लेटी रही। उस दिन शायद रमेश और रेखा में झगड़ा हुआ था। रमेश भावुक था। उसने सरिता से मीठी मीठी बातें करनी शुरू की। सरिता हर बात का जवाब हाँ या ना में देती। थोड़ी देर में रमेश ने घड़ियाली आंसू बहाए दिखाना शुरू कर दिया। वह सरिता से कह रहा था, सरिता मैं बहुत बुरा हूँ, मैं तुमको उस रेखा के लिए मारा। तुम नहीं जानती सरिता, पिता के गुजरने के बाद बुरी संगत में बह गया। यह सच है कि पिता किसी भी घर का रुक्ष होता है। माँ का वात्सल्य और पिता की डांट एक किशोर बालक के बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। और समय पिताजी की मौत के बाद मुझसे छीन गई। फिर देखा मेरी जिंदगी में आई शराब, और शराब का नशा मुझ पर इस कदर हावी हुआ कि मैं बढ़ता ही चला गया। सरिता आखिर औरत उसकी बातों से पिघल गई। उसे लगा शायद रमेश को गलती का एहसास हो गया है। उस रात दोनों ही एक दूसरे के हो गए। सरिता सुबह उठी। उसने देखा रमेश सोया था। वह मन ही मन खुश थी। ईश्वर मेरे जीवन का नया सवेरा हो। लेकिन यह उसकी गलत सोच थी। रमेश नहीं बदला था। उस रात में जो कुछ हुआ उसका रमेश को ना कोई होश था, ना ही उसकी जिंदगी में कोई मायने रखता था। लेकिन सरिता के जीवन में नई सुबह के वात्सल्य में एक शुरुआत थी। एक नए जीवन का अंकुर प्रस्फुटित हो रहा था। सास खुश थी। घर को चिराग मिलने वाला था, उसके वंश का उत्तराधिकारी। सास ने कई बार रमेश को बताने की कोशिश की। बहाने से कहती, सुन अब सरिता का विशेष ध्यान रखा कर। लेकिन रमेश को रेखा ने पूरा कब्जा कर रखा था। किसी की बात सुना ही नहीं देती थी। उसके दिल दिमाग पर रमेश की माँ चिंतित रहती सरिता के भविष्य को लेकर। भगवान, इस बिन माँ के बच्चे को कितना दुख दोगे, पता नहीं क्या होगा मेरे जाने के बाद इसका। एक दिन सास ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, सरिता मुझे लगता नहीं मैं ज़्यादा दिन जिंदा रह पाऊंगी। तेरे जो गहने हैं वह तू ले ले, पता नहीं कब कैसा समय आ जाए। रमेश पर मुझे रत्ते भर भरोसा नहीं कि वह तुझे खुशी देगा। मेरे जाने के बाद तेरे साथ क्या करेगा। और सास ने सरिता को कुछ पैसे और गहने दे दिए। अगले दिन ही सास इस दुनिया से चली गई। सरिता बहुत रोई। उससे माँ का आसरा छीन गया था। उल्टे उस कपूत को कोई माँ के जाने का दुख नहीं था, या यूँ कहे कि वह इंतजार ही कर रहा था। 14 दिन बीते। माँ की 13वीं होते ही वह रेखा को घर ले आया। रेखा ने आते ही कह दिया कि इसे निकालो, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। उस दिन रमेश ने सरिता को घर से निकाल दिया, इस बात से अनजान कि उसके वंश का उत्तराधिकारी सरिता की कोख में आ गया है। सरिता मायके जा नहीं सकती थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह जाए तो कहाँ जाए। एक अकेली औरत जिसके साथ इतना बड़ा खेल जिंदगी ने खेला हो, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जिंदगी से ठुकराई हुई सरिता चलते चलते कब सड़क पर आ खड़ी हुई पता ही नहीं चला। बहुत सी बसें गुजरती रही, कुछ उसे देखकर रुक जाती, लेकिन सरिता मूर्ति बन खड़ी रही थी। खड़े खड़े उसके पैर दुखने लगे। तभी एक बस रुकी। सरिता इसमें चढ़ गई और जाकर पीछे एक सीट पर बैठ गई। अपने सीट पर एक एक कर सभी यात्री उतर गए, लेकिन सरिता बैठी रही। आखिर कंडक्टर सरिता के पास आया। उसने कहा, कहाँ जाना है? बस अब आगे नहीं जाएगी क्या? हड़बड़ाकर सरिता बोली, यह बस कहाँ रुकी है? कौन सा बस स्टैंड है?
कंडक्टर की आंखें आश्चर्य से फैल गई। यह दिल्ली का विहार बस स्टैंड है। तुम्हें कहाँ जाना था? सरिता खुद को संयम करते बोली, अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं, थोड़ी आग लग गई थी। दिल्ली आ गया क्या? धन्यवाद भैया, आपने बता दिया, कहती सामान ले सरिता उतर गई। कंडक्टर ने उसके हाव भाव से जान लिया था कि यह महिला कुछ छुपा रही है। अच्छे घर की लग रही तो है, लेकिन हालात की मारी है। कंडक्टर काशीराम दिल्ली परिवहन निगम का कर्मचारी था। वह काफ़ी सुलझा और सभ्य व्यक्ति था। उसका परिवार मुंबई में ही रहता था। आज से उसका दिन 2 दिन का रेस्ट था। उसने दुनिया देखी थी। उसने बहुत से घर से भागी लड़कियों को उनके घर पहुंचाया था। वह सवारी के हाव भाव से जान जाता था। सरिता की हालत उसे एक दुखियारी स्त्री की तरह लगी। वह लगातार सरिता पर नज़र रख रहा था। उसने देखा सरिता अपना सामान रख एक बेंच पर बैठ गई। आसपास कुछ लड़के मंडरा रहे थे। वह मौका ताड़ किसी का सामान उठा चंपत हो जाते थे। यह बात काशीराम को पता थी। आखिर वह धीमे धीमे कदमों से सरिता की तरफ बढ़ा और सरिता के निकट आकर उसने पूछा, और बहन जी कहाँ जाएगी? कोई लेने आने वाला है क्या? सरिता पहली बार गांव से शहर आई थी, वह भी मुंबई। यहाँ की भीड़ दौड़, हल्ला गुल्ला, चकाचौंध सब कुछ देख उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। किसी पर विश्वास करने की हिम्मत भी नहीं थी और बिना कुछ बोले जाने मंजिल भी नहीं मिलनी थी। आखिर उसने काशीराम के आगे चुप्पी तोड़ी। सरिता कहने लगी, भैया मैं यहाँ एकदम नहीं हूँ। मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मेरा कोई घर बार नहीं है। अगर कोई सर छुपाने की जगह मिल जाए तो मेहरबानी होगी। काशीराम ने कहा, मैं तुम्हारी स्थिति देखकर समझ गया था कि तुम अकेली और शहर में अनजान हो। आओ अभी तो फिलहाल मेरे साथ मेरे घर चलो, फिर तुम्हारे रहने का इंतजाम हो जाएगा तो तुम वही चली जाना। काशीराम ने उसका सामान उठाया और सामान लेकर आगे आगे चलने लगा। सरिता भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। काशीराम ने टैक्सी ली और वह सरिता को लेकर अपने घर पहुंचा। आसपास के लोग काशीराम को सवार भली नज़रों से देख रहे थे। आज किसकी बेसहारा को यह काशीराम लेकर आया है? सुधा, ओ सुधा, पत्नी को पुकारते काशीराम ने दरवाज़ा खटखटाया। एक सुरुचिपूर्ण वस्त्र पहनी औरत ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। यह थी सुधा, काशीराम की पत्नी। सरिता ने नमस्ते की मुद्रा में हाथ जोड़ लिए। सुधा ने काशीराम से कहा, आज आने में देर कर दी? काशीराम ने कहा, हाँ सुधा, यह सरिता है। यह बेचारी अकेली है, शहर में बिल्कुल गांव की है। बेचारी, यहाँ तो तुम जानती हो महानगर है, क्या क्या हो सकता है अकेली महिला के साथ। किसी ऐसे वैसे के हाथ लग जाती तो बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। किसी भले घर की महिला लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ ले आया। कोई बात नहीं, सुधा ने कहा, मैं इसे तब तक कमरा दिखाती हूँ, आप नहा धो लीजिए, फिर मैं खाना लगा दूँगी, ठीक है? हाँ, ला मैं नहा कर आता हूँ। कहते हुए वह नहाने चले गए। काशीराम का मकान 2 कमरे का था। एक कमरे में ही किचन बना रखा था। उनके घर की बगिया में उन दोनों का एक प्यारा सा बेटा था, चिंटू। छोटा सा हंसता खेलता परिवार। आमदनी ज़्यादा नहीं थी तो अनावश्यक खर्चे भी नहीं थे। सुधा काफ़ी मिलनसार और काशीराम की तरह ही उसमें भी सेवा भाव कूट कूट कर भरा था। ऐसे पति पत्नी बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। यह सरिता के किसी पुराने पुण्य कर्म का परिणाम था या उसकी जिंदगी के कांटों का एक एक होकर कम होने की शुरुआत। 2 दिन बाद काशीराम अपने ड्यूटी पर चला गया। सरिता, सुधा और उनका 7 साल का बेटा चिंटू घर में रह गए। सरिता ज़्यादा कुछ बोलती नहीं, चुपचाप सारा घर का काम कर डालती। सुधा मना भी करती, लेकिन सरिता को तो इससे भी ज़्यादा काम करने की आदत थी।
सुधा प्यार से उसके दिल में पड़ी दर्द को खोल रही थी। दोनों बहनों की तरह एक दूसरे के सुख दुख बांटने लगी। सुधा कभी अनजाने में भी सरिता के अतीत में मिले जख्म को नहीं निकालती थी। इधर सरिता के पेट आकार ले रहा था। 6वां महीना था। सुधा को बहुत बार सरिता कह चुकी थी कि उसके रहने के लिए अलग मकान देख ले। वह बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। लेकिन काशीराम और सुधा ने उसे हिदायत दी थी कि जब तक उसका बच्चा ना हो जाए और वह 1 साल का नहीं होगा, वह सरिता कहीं नहीं जाने देंगे। सरिता की पूरी देखभाल, समय पर टीके लगवाने का काम सब कुछ सुधा कर रही थी। निश्चित अवधि पर सरिता ने एक पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा समीर। समीर मक्खन जैसा सफ़ेद रंग का था। सुधा और काशीराम ने घूम घूम कर मोहल्ले में मिठाई बांटी। सरिता का दिल उदास था। इसको पिता होते हुए भी पिता का प्यार नसीब नहीं था। दादी होती तो घूम घूम कर मिठाई बांटती, पूजा हवन और सारे संस्कार करवाती। कितना कुछ छूट गया। जो अपने थे पराए हो गए और पराए अपने हो गए। एक अपने से ज़्यादा सुधा और काशीराम ने उसका ख्याल रखा। घर में प्यार से सब समीर को बंटी पुकारते थे। उसके लिए काशीराम ने सूखे मेवे और फल लाकर रख दिए थे। सुधा उसे समय समय पर यह सब देती रहती। सरिता को यह सब देख बहुत बुरा लगता कि बेचारे कम तनख्वाह में भी किसी तरह उधार मांग मांग कर घर चला रहे थे। अब धीरे धीरे उसकी कमजोरी दूर हो रही थी और बंटी भी बड़ा हो रहा था। एक दिन हिम्मत करके उसने सुधा से कहा, भाभी, मुझे आप कहीं रहने की जगह दिलवा दीजिए। मुझे सिलाई आती है। कुछ पैसे और गहने बेचकर मैं गुजारा कर लूँगी। चिंटू को भी तो भाभी अच्छी शिक्षा देनी है। मैं नहीं चाहती मेरे और बंटी की वजह से आप लोग अपने शौक और उसके बचपन से समझौता करें। सुधा ने समझाया कि अभी वह कमज़ोर है, अकेले कैसे छोटे बच्चे का ध्यान रख पाएगी। पर सरिता को अपने फैसले पर अड़ी रही। जब शाम को काशीराम लौटा तो सुधा ने सारी बात बताई। काशीराम ने हामी भरी और उसके एक मित्र ने बताया कि यही पास में गांधीनगर में बस्ती है, वही एक घर खाली है। अगर सरिता रह सकी तो सस्ते में दिलवा दूंगा। तुम लोग से ज़्यादा दूर भी नहीं रहेगा। कोई परेशानी होगी तो मदद भी कर देना। यह सुझाव काशीराम को पसंद आया। उसने सुधा और सरिता से बात की। सब लोग सुबह सुबह बस्ती गए। वहाँ का मंजर देख काशीराम ने मना कर दिया, लेकिन सरिता ने कहा, मैं रह लूँगी। भैया, सवेरे जब वह लोग गए थे तब नल पानी के लिए लड़ाई हो रही थी। सार्वजनिक शौचालय के पास लाइन लगी थी। गली में आवारा लड़के झगड़ा लड़ाई कर रहे थे। पर सरिता को इन सभी परिस्थितियों से कोई ऐतराज नहीं था। उसका एक ही मकसद था, अपने बंटी को अच्छी शिक्षा देकर बड़ा आदमी बनाना। बस्ती में सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा रोज़मर्रा का काम था। उसके बाद सब काम पर चले जाते थे तो पूरा दिन शांति का माहौल रहता। सरिता अपने घर को झोपड़ी कही, चाल कही, जो भी समझे, मैं आ गई। कुछ भी घरेलू सामान उसके पास नहीं था। कुछ सामान सुधा ने गृहस्थी के लिए दे दिए थे। काशीराम ने बैंक में खाता खुलवा दिया। सरिता ने कुछ गहने बेच पैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दिया। बंटी की उच्च शिक्षा के लिए सरिता थोड़े पैसे से एक सिलाई मशीन ले लाई। आसपास के घरों में जिसे वह जानती थी वह बता दिया कि किसी को कपड़े की सिलाई करवानी हो तो वह सिल देगी। उसके हाथ में जादू था। धीरे धीरे लोग उससे कपड़े सिलवाने लाने लगे। कुछ आमदनी होने लगी। घर का खर्चा चलने लगा। अकेली औरत पर जमाने की गंदी नज़र भी होती है। बस्ती में कुछ आवारा मवाली सड़क छाप गुंडे रास्ते में बैठ कैरम खेलते और सामने से जाती लड़कियों और जवान महिलाओं पर नज़र डालते थे।
कुछ लोग सरिता को भी कुछ ना कुछ कह कर चढ़ते। पहले वह अनसुना कर आगे बढ़ जाती थी, लेकिन एक दिन उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी समय सरिता का खून उबल उठा। वह सीधी सादी सरिता से चंडिका बन गई। उसने पास से एक डंडा उठाया और उन लड़कों को खूब धोया। फिर क्या था, पूरी बस्ती ने लोग उन गुंडों मवालियों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। कुछ जवान लड़कियां और स्त्रियां भी उन सबकी हरकतों से परेशान थी, तो उन्हें भी राहत मिली, लेकिन डर से हिम्मत नहीं कर पाती थी। उस दिन सरिता की हिम्मत से उन्हें भी हिम्मत दी। सुधा और काशीराम ने जब यह खबर सुनी तो दौड़े दौड़े आए। सुधा ने कहा, सरिता अब तो चल मेरे साथ। सरिता ने कहा, भाभी आप लोगों ने मुझे ऐसे वक्त पर सहारा दिया जब मैं कुछ भी नहीं जानती थी। शहर को और चालबाज समाज में छूके भेड़ियों के बारे में। भाभी आप चाहती है कि मेरा उद्देश्य पूरा हो तो मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़ने दीजिए। बंटी को भी कठिन जीवन देखना है, जानना है। बंटी अभी अभी खेलकर आया था। काशीराम और सुधा को देख उनसे मामा मामी कहे लिपट गया। उन्होंने उसे खूब प्यार किया और उसके मनपसंद मिठाई दी। फिर सरिता और बंटी को फिर आने को कहकर चले गए। अब सबकी नज़रों में सरिता का सम्मान बढ़ गया था। सब उसका ख्याल रखते, विशेषकर दुखिया चाची। सरिता के सुख दुख में पहले पहुंचती थी। इस सीधी सादी सरिता को समय ने बहुत कुछ सिखा दिया था। बस्ती नेताओं का वोट बैंक था। चुनाव के समय बड़े बड़े नेता वोट के लिए चुनावी टूरिज्म करने इस बस्ती में आते थे। बस्ती के लोगों को कुछ लुभावने वादों की चाशनी में घोलकर नेता पिलाकर 5 सालों के लिए अलविदा कह जाते। सरिता ने बस्ती वालों से मिलकर अपने हितों की बातें इन नेताओं के सामने उठाने को कही, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बस्ती वाले सरिता की मेहनत रंग लाई। बस्ती वालों ने उसके बात समझी। एक नेता ने तो उसके बस्ती को गोद लिया और वहाँ बेहतर सुविधाएं मिलने लगी। बस्ती में दिन महीने साल बीत रहे थे। सरिता ने बंटी की पढ़ाई में कोई कसर नहीं रखी थी। अच्छे स्कूल से लेकर कॉलेज तक का फासला उसने अच्छे नंबरों से तय किया था। बंटी का एक मकसद था, आईपीएस ऑफिसर बनने का। वह माँ के संघर्षों का शुरू से साक्षी रहा। उसने अपने पिता को नहीं देखा था, तो सिर्फ अपनी माँ को। वही उसी की दुनिया, वही उसका भगवान। वह दुनिया की हर खुशी अपनी माँ के कदमों में देना चाहता था। उसने माँ को चुपचाप अंधेरे में रोते देखा था। पूछने पर आँख में कुछ गिर गया बहाना बना देती थी। माँ की आंखें लगातार सिलाई करते करते कमज़ोर हो रही थी, इसलिए वह पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाकर माँ से काम नहीं करवाने को कहता। आज शाम बंटी की आईपीएस की परीक्षा में चयन होने की खुशी में सुधा और काशीराम भी बधाई देने आए थे। आज सरिता सुधा से गले लगकर बहुत रोई। इतने सालों से वह चुप चुप कर रोती रहती, किसी को अपना गम नहीं दिखाती। आज उसके आंसुओं का सैलाब बह निकला। यह खुशी के आंसू थे जो सबके दिल भिगो रहे थे। काशीराम ने कहा, अब इसे ट्रेनिंग में जाना होगा तो तुम अकेली रहोगी। अब तो चली आओ हमने अपने मायके। चिंटू भी तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। इस समय घर आया है, भैया उसे भी साथ ले आते। सरिता ने कहा, अरे बेंगलुरु से आते ही घर में कहाँ रहता है, स्कूल के दोस्तों से मिलने निकल जाता है। अगले साल तक मैं रिटायर कर जाऊंगा, फिर मैं और सुधा उसी के साथ बेंगलुरु जाकर रहेंगे। काशीराम ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है भैया। सरिता ने कहा,
अच्छा तो हम लोग चलते हैं। बंटी की ट्रेनिंग के बाद तू चली आना या मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है भैया, सरिता ने कहा। नियत तिथि पर बंटी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रवाना हो गया। आज पहली बार वह अकेली थी। घर काटने को दौड़ रहा था। पड़ोसी दुखिया चाची सब मिलकर चले गए, बस खुश थे बंटी के लिए। लेकिन सरिता यहाँ से चली जाएगी, इसका गम भी था। कहते हैं ना, जिंदगी में किसी चीज को पाने के लिए हम पूरा अपना जोर लगा देते हैं। जो वह चीज मिलती है तो भी क्या हम खुश नहीं हो पाते। आज सरिता को भी यह अनुभूति हो रही थी। उसके जीवन में एक अधिक तथा एक ठहराव सा आ गया था। कैसे रहेगी अकेली? करीब 2 साल वह यही सोच रात भर करवटें बदलते रही। आज पता नहीं क्यों उसे रमेश की याद आ रही थी। उसने रमेश के किए के लिए उससे बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। आखिर उन कमज़ोर पलों में जो भी हुआ, उसके ही परिणाम स्वरूप उसे उसके जीने का सहारा मिला था। अन्यथा अकेली होती तो कब की मर गई होती। उसका शरीर दर्द हो रहा था, शायद बुखार भी था। वह लेटी रही। इतने सालों तक उसने कभी अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। बस बंटी के पीछे लगी रही थी। यही चिंता लगी रही थी कि उसे क्या बनाकर खिलाऊं। उसके कपड़े पुराने हो गए। कॉलेज में कोई उसका मजाक ना उड़ाए। पढ़ाई लिखाई भी उसने महंगे स्कूल में करवाया था। सास से जो गहने मिले थे उसे बेचकर बैंक में जमा करवा दिया था। सिलाई और बंटी के ट्यूशन से घर का खर्चा चलता था। बंटी के ट्रेनिंग में जाते समय काशीराम ने कुछ पैसे देने चाहे तो सरिता ने मना कर दिया, यह कहकर कि भैया मैंने कुछ पैसे दे दिए हैं और फिर वहाँ तो इसे तनख्वाह भी मिलेगी। आज सब सरिता पानी भरने घर से बाहर भी नहीं निकली। तब चाची को सरिता की चिंता होने लगी। वह उसका हालचाल लेने उसके कमरे में पहुंची। चाची ने सरिता के शरीर को छुआ। अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है। उसके बाद चाची ने बस्ती के एक लड़के को डॉक्टर लाने के लिए भेजा। लड़का वही पास के एक डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने सरिता की जांच की और बताया वायरल बुखार है, कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, समय पर खिला दीजिएगा। सुधा भाभी को जैसी ही खबर मिली वह दौड़ी चली आई और जब तक सरिता ठीक नहीं हुई वह उसकी देखभाल करती रही। सरिता सोचती, ईश्वर बड़ा दयालु है, अगर कुछ चिंता है तो उससे दुगना भी है। काशीराम भाई और सुधा भाभी जो मेरे कुछ भी नहीं लगते थे, आज वह अपनों से भी ज़्यादा है। माँ बाप को छीना, चाचा चाची ने जैसे तैसे शादी कर दी। सोचा शादी तो हो गई तो भाग्योदय भी होगा, लेकिन वहाँ भी रुसवाई मिली। जब कोई सहारा नहीं था, वह दुनिया में अकेली थी, तब बंटी को ईश्वर ने मेरी गोद में डाल दिया। शायद अगर मैं गांव में रहती और सब कुछ सामान्य रहता तो क्या मैं एक बंटी को एक आईपीएस ऑफिसर बनाता, बाप की तरह दौलत लुटाता और शराब पीता। यह सब सोचकर सरिता ने मन में ही एक गहरा संतोष आया। उसके पास छोटा फोन था जिस पर बंटी रोज फोन करता है। उसने बताया था, माँ मेरा कैंपस बहुत बड़ा है, करीब 190 एकड़ में फैला है। अगले महीने मैं तुम्हें नया फ़ोन भेजूंगा, उससे तुम मुझे और मेरे कैंपस को देखना। सरिता ने कहती, अरे नहीं रे,
मुझे बड़ा फ़ोन कहाँ चलाना आएगा। अरे माँ, अपना राकेश है ना बस्ती का मोबाइल मास्टर, उसे कह दूंगा, वह तुम्हें सिखा देगा। बंटी ने कहा। अगले महीने बंटी ने बताया, माँ आज पार्सल आने वाला है, ले लेना। सुबह से घर से बाहर ही टहल रही थी। अंदर कमरे में जाना चाह रही थी, फिर सोचती कि पता नहीं सरिता देवी नाम लिखा होगा। अगर किसी से पार्सल वाले ने यह नाम पूछा और लोग बता ना पाए तो वापस चला जाएगा। चाची ने सरिता को बाहर अंदर करते देखकर पूछा, अरे सरिता, क्या हुआ? किसी का इंतजार कर रही हो क्या? हाँ चाची, वह पार्सल आने वाला है। बंटी ने मोबाइल भेजा है, उसी का इंतजार कर रही हूँ। चाची ने पूछा, बंटी ठीक तो है? सरिता ने कहा, हाँ चाची, अब तो उसे तनख्वाह भी मिलने लगी है। 3 महीने बाद उसको पता भी चल जाएगा कि कौन से राज्य में उसकी पोस्टिंग होगी। चाची ने कहा, अच्छा तुम पुणे की हो ना? हाँ चाची, मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं बंटी कुछ बन जाएगा तो मैं गांव के माता के मंदिर में चुनर चढ़ाऊंगी। पुणे नाम? जी। सरिता फिर विचलित हो गई। तब तक पार्सल वाला आ गया। उसने कहा, समीर जी ने कुछ भेजा है। सरिता देवी कौन है? सरिता शर्माते हुए आगे बढ़ी और बोली, जी मैं हूँ। पार्सल वाले ने उसे पैकेट दिया और चला गया। सरिता ने पार्सल वाले से डिब्बा लिया। तब तक चाची राकेश को बुला लाई। राकेश ने पैकेट खोल फ़ोन निकाला और उसमें सिम डालकर चालू कर दिया। बंटी ने सिम भी खरीद कर भेजा था। थोड़ी देर में बंटी का फ़ोन भी आ गया। जानकर खुश हुआ कि फ़ोन मिल गया। उसने कहा, अभी क्लास है, शाम को किसी समय वीडियो कॉल करूँगा। सरिता शाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। शाम को फुर्सत मिलते ही बंटी ने वीडियो कॉल किया। सभी बस्ती वाले उसके फ़ोन का इंतज़ार कर बैठे दिखे। उसने सबको नमस्ते किया। सरिता इतने दिन बाद बंटी को देखकर भावुक हो गई। उसकी आंखें नम हो गई। अकादमी हॉस्टल दिखाया, फिर टेनिस कोर्ट जहाँ वह रोज़ खेलता है। वह बंटी ने सबको वीडियो कॉल करके जरिए अपने टेनिस खेलने की जगह दिखाई और वह हर महीने सरिता के लिए अच्छी साड़ियाँ और ज़रूरत की चीज़ें भेजता। सरिता चुपचाप रखती या फिर सुधा भाभी को दे देती। सरिता उसकी ज़रूरत बहुत सीमित थी। एक दिन सुधा भाभी आई। वह सरिता को बिना बताए ब्यूटी पार्लर ले गई। बंटी ने फ़ोन करके सुधा भाभी को माँ को पार्लर ले जाने के लिए कहा था। उस दिन पार्लर से लौटकर सरिता ने खुद को आईने में देखा तो देखती ही रह गई। वह आज भी उतनी ही सुंदर थी, सिर्फ बालों में सफ़ेदी आ गई थी। जिम्मेदारियों और वक्त के चपेट ने चेहरे पर उस समय झुर्रियाँ ला दी थी। पार्लर वाली ने कुछ नुस्खे और क्रीम भी बताया। उस दिन बंटी ने जब फ़ोन किया तो माँ को देखता ही रह गया। उसने कहा, माँ तुम ऐसे ही रहा करो। अब मेरा ट्रेनिंग पीरियड 2 साल से हटकर 1.5 साल का हो गया। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। 3 महीने बाद उसे एमपी कैडर मिल गया। इस बीच बंटी ने अपना पूरा भारत भ्रमण किया। ऑफिस में जिला स्तर पर काम किया। अंत में ट्रेनिंग मुंबई में थी। बंटी ट्रेनिंग करके आ गया। सभी मिलने आए, काशीराम, सुधा, चिंटू और बस्ती के सभी लोग। सब लोग खुश थे। उनके अपने बीच के एक बच्चे को आईपीएस ऑफिसर बनते हुए देखकर खुशी और गम का मिश्रित भाव था। सभी दुखी भी थे कि अब सरिता
हमेशा के लिए बस्ती से चली जाएगी। चाची का रो रो कर बुरा हाल था। उनके घर वाले समझाए जा रहे थे। सरिता भी बहुत दुखी थी। इतने सालों तक वहाँ के हर बस्ती वालों ने उसे स्नेह मिला था। लोगों ने हर मुसीबत में उसका साथ दिया था। बंटी की पोस्टिंग इंदौर में हुई थी। आईपीएस के पोस्ट पर ज्वाइनिंग के लिए 7 दिन का समय मिला था। सरिता ने कहा, बेटा मुझे पुणे गांव भी जाना है। वह मुझे माता के मंदिर में चुनरी चढ़ानी है। ठीक है मेरी माँ, 2 दिन तो मुंबई घूम लो। जब से आई है यही 4 दीवारी में कैद हो। ज़्यादा से ज़्यादा बचपन में मेरे स्कूल तक आ गई हो। जाने से पहले मैं भी काम निपटा लूँ। उसके बाद पहले इंदौर चलेंगे, फिर वहाँ रुककर पुणे के लिए निकलेंगे। इंदौर से पुणे करीब 12 घंटे का रास्ता है। ठीक है ना मेरी माँ? और समीर सरिता के गले लगकर वात्सल्य छलक आया तो सरिता के रोम रोम में। अगले दिन सरिता और सुधा को मुंबई दिखाने के लिए समीर ने गाड़ी बुलवा दी। समीर को कुछ सरकारी कागजात कॉलेज से लेना था। वह वहाँ चला गया। सरिता बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें, इंडिया गेट और बहुत सारी चीज़ें देखकर खुश हो गई रही। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी 2 दिन में उसने मुंबई में काफ़ी जगह देख ली। अगले दिन उसकी कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसने कहा, आज मैं आराम करूंगी। समीर ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा। अगले दिन भरे मन से सभी बस्ती वालों को अलविदा कर दोनों माँ बेटी इंदौर के लिए रवाना हो गए। वह आलीशान मकान, नौकर चाकर सब उनकी अगुवाई में पलके बिछाए इंतजार कर रहे थे। सरिता यह सब देखकर फूली नहीं समा रही थी। बंटी ने कहा, माँ मुझे अब समीर ही कहकर पुकारना। सरिता सचेत थी। उसने कहा, हाँ हाँ तू समीर ही तो है। मैंने तो आदत डालनी शुरू भी कर दी, देखा नहीं तूने। और दोनों हंसने लगे। समीर ने कहा, माँ आज थकावट ज़्यादा है, खाकर सो जाते हैं। रामू टेबल पर खाना लगा दो। समीर ने रसोइयों को आदेश दिया था। समय से टेबल पर रामू ने खाना लगा दिया। सरिता को कभी कुर्सी पर बैठकर खाने की आदत नहीं थी। उसने नौकर से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कमरे में खाना दे दो। समीर समझ रहा था अपनी माँ की परेशानी। वो उसके आने पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अगले दिन सुबह सरिता जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई। उसने समीर से कह दिया था कि देर मत करना। माँ के आदेश था, इसलिए समीर जल्दी ही उठ गया। ड्राइवर तैयार था। दोनों जल्दी कार में बैठकर निकल गए। सरिता देख रही थी खेत खलियान, सड़क के आसपास कितने बड़े बड़े कॉलेज खुल गए हैं, कितना विकास हो चुका है। उसने तो आज तक कभी भी ठीक से प्रकृति को निहारा तक नहीं था। बच्चों के जैसे नादान थी। उसके चेहरे पर परिलक्षित हो रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी आज वह इतने खुश क्यों है। जिस गांव से उसे निकाला गया था उसी गांव में आने का बहाना ढूंढ उसने माता के मंदिर में चुनरी चढ़ाने के लिए कर लिया था। बीच में गाड़ी रुकवाकर समीर और ड्राइवर ने चाय नाश्ता किया, लेकिन सरिता ने कुछ नहीं खाया। थोड़ी देर में वह गांव पहुंच गए। विकास की लहर गांव गांव तक पहुंच गई थी। पक्की सड़कें, पक्के मकान, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली। महिलाएं आज भी लंबा घूंघट कर खेतों में काम करती मिली। गांव वालों से उन्होंने मंदिर का रास्ता पूछा, क्योंकि सरिता को याद नहीं था यह मंदिर।
पहले मंदिर छोटा हुआ करता था, अब इतना भव्य हो गया। सरिता ने सोचा, बाहर पूजा की सामग्री मिल रही है। सरिता ने चुनरी, फूल, माला खरीदी और माँ के दर्शन को पहुंच गई। पंडित जी ने चुनरी, फल फूल अर्पित किए, सरिता और समीर को दे दिए। सरिता ने उस पंडित जी से जब सीताराम मिश्रा पंडित जी का नाम पूछा तो वह चौंका। उसने बताया, वह मेरे पिताजी है। सरिता ने कहा, हमें मिलना है। तो वह पास में बने एक छोटे से घर में उन्हें छोड़ मंदिर लौट आया। पंडित जी कुर्सी पर बैठे थे, सामने पंचांग और जनपत्रिका रखी थी। उनका बारीकी से अध्ययन कर रहे थे। सरिता सर पर पल्लू रखकर पंडित जी के पैरों पर झुकी और उनके पैर छुए। समीर को भी सरिता ने आंखों से इशारा करके उनके पाँव छूने को कहा। सरिता की सास रमेश के लिए पूजा हवन इन्हीं पंडित जी से करवाती थी। कौन पंडित जी ने चश्मा ऊपर उठाकर निहारा। सामने साड़ी में लिपटी अधीर की महिला उनका नाम लेकर बोल रही थी, यह शहरी महिला है। कौन है और यह मुझे कैसे जानती है? पंडित जी के दिमाग पर जोर लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं उठाया। उन्होंने कहा, बहन जी, आप ही अपना परिचय दे दीजिए, मैं तो आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। सरिता ने कहा, मैं रमेश शुक्ला की पत्नी सरिता हूँ। पंडित जी उछलकर खड़े हो गए, जैसे एक साथ हजारों बिच्छू ने डंक मार दिया हो। अरे मालकिन, आप! थोड़ी देर तक वह जैसे गहरी सोच में चले गए, फिर लंबी सांस भर कहने लगे, कितनी खराब किस्मत है रमेश बाबू की। सुशील संस्कारी दुल्हन मिली थी जिसकी उन्होंने कदर नहीं की। उस तवायफ रेखा के प्रेम में गिरफ्त होकर आपको निकाल दिया। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। रेखा को शादी करके घर तो ले आया, लेकिन रेखा उनके गैर मौजूदगी में गैर मर्दों को घर पर बुला रही थी। उस पवित्र घर को कोठा बना दिया था। एक दिन रमेश बाबू ने रंगे हाथों पकड़ लिया। उस दिन खूब हंगामा हुआ। रमेश बाबू ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तब से घर रेखा रमेश बाबू से खुन्नस खाकर बैठी थी। बदले की आग अपने सीने में दबाए सही मौके का इंतजार करने लगी। एक दिन सुलह करने के बहाने अपने गुंडों से रमेश बाबू को खूब जमकर पिटाई करवाई। जब उन लोगों को लगा कि अब रमेश नहीं रहे, तो उन्होंने गन्ने की खेत में फेंक दिया और अपने किसी बड़े आशिक के साथ आसानी से दूर भाग गई। गांव वालों ने जब उसे देखा तो उठाकर लाई। 2 दिन तक होश में नहीं आए। जब 2 दिन बाद उन्हें होश आया तो सर पर चोट लगने की वजह से उन्हें लकवा मार गया। अब वह बिस्तर पर ही रहते हैं। आपका पुराना नौकर रामू और मंगल ही उनकी सेवा करते हैं। सच कहूँ मालकिन, अब उनमें जीने की इच्छा भी नहीं बची। जबकि एक बार मैंने जिक्र किया था कि मैं एक बहुत जाने माने डॉक्टर को जानता हूँ। उन्होंने बहुतों को ठीक किया है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। पंडित जी, किसी के लिए जिंदा रहूं, कोई है मेरी एक पत्नी थी, पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी, कैसी होगी भी या नहीं, और कहकर रोने लगती। मालकिन, आप उनसे मिल लो, कम से कम सुकून से तो मर पाएंगे। सरिता ने समीर की ओर देखा और समीर का चेहरा उदासीन से भरा था। आज उसे सारी हकीकत का पता चल गया था। बस
जो उसकी माँ ने उससे अब तक नहीं बताई थी। ना बस खुश रहे, माँ जो भी फैसला लेगी वह साथ रहेगा। मामा मामी चिंटू को छोड़ किसी से भी उसे मोह नहीं था। मन ही मन समीर ने सोचा, लेकिन कुछ बोला नहीं। सब लोग रमेश के घर पहुंचे। सरिता का ससुराल यही तो दुल्हन बनकर आई थी। उसके सामने चलचित्र की तरह दृश्य आते जा रहे थे। कैसे सास ने उसका स्वागत किया था। नई दुल्हन के रूप में पंडित जी ने के अंदर जाकर रमेश ने कान में कुछ कहा और कुछ कहा। कहते ही रमेश व्याकुल हो उठा। मेरी सरिता आई है, मेरी सरिता को बुलाओ। पंडित जी वह बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम हताश होकर सुनी आंखों से पंडित जी को निहारने लगा। पंडित जी बाहर आकर कुछ कह दे, इससे पहले ही सरिता अंदर कमरे में आ गई। उसका कमरा कितनी सादगी से सजाया था। उसने अपना कमरा, लेकिन अब भड़कीले गंदे गंदे चित्र दीवारों पर चढ़े थे। शायद कुछ को तो उखाड़ा भी गया था। यह सब उसी रेखा का काम था। मन ही मन सरिता ने सोचा, सरिता मेरी सरिता। बिस्तर पर लेटा रमेश बहुत बूढ़ा और असहाय दिखाई दे रहा था। सरिता को रमेश का गर्वीला चेहरा ही याद था। बड़ी बड़ी घनी मूछें, सुंदर सजीला था। रमेश उसकी चौड़ी छाती में उसे खो जाने का मन होता था, लेकिन यह अधिकार उसे पत्नी होते हुए भी नहीं मिला था। पंडित जी कमरे से बाहर जा चुके थे। अब सरिता और रमेश के अलावा कोई नहीं था। रमेश की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो सरिता, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी और वह कब तक उतर चुकी है। मुझे बहुत अपने पराये का अंतर समझ में आ चुका है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया था। और रमेश फूट फूट कर रो पड़ा। सरिता का कोमल हृदय रमेश के आंसू को देखकर फिर पिघल गया। आखिर नारी थी, नारी कितने भी दर्द सह लेती है, लेकिन उसका कोई अपना आंसू बहाए वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरिता ने आंचल से रमेश के आंसू पोंछे और बोली, मैंने आपको कब का माफ कर दिया। आपको सजा ईश्वर ने दे दी। इतना कहते हुए सरिता ने समीर को आवाज लगाई, बेटा समीर अंदर आ जा। रमेश की आंखों में सवाल साफ नजर आ रहे थे। क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? व्यक्ति कितना खुदगर्ज होता है। रमेश ने सरिता को घर से निकाल भरी दुनिया में भेड़ियों के सामने छोड़ दिया था। एक बार भी मानवता के नाते भी नहीं सोचा कि बेचारी यहाँ से निकलकर कहाँ जाएगी, और आज पूछ रहा है कि तुमने दूसरी शादी कर ली है। सरिता का दिमाग बिजली की तरह क्रोधित हुआ। उसने लंबी सांस भरी। नहीं, जब आपने मुझे निकाला था तब मेरे गर्भ में आपकी निशानी थी। मैं अब तक जिंदा थी तो सिर्फ इसके लिए, वरना मैं तो कब की मर गई होती। तब तक समीर अंदर आ गया था। आज आपका बेटा आईपीएस ऑफिसर बन गया है। सरिता ने समीर की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, सच है भगवान, मुझे अपने आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं कोई अपना तो नहीं देख रहा हूँ, कोई सपना तो नहीं है। मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। रामू जाओ, पूरे गांव में मिठाई बंटवा दो। रमेश पागलों की तरह खुशी से चिल्लाया, मेरी सरिता और मेरा बेटा आया है। रमेश ने धीरे से कहा, और समीर को रमेश को देख कोई सहानुभूति नहीं हुई। वह जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन वह व्यक्ति जो बदकिस्मती से उसका पिता था, उसके पास से अपनी माँ को ले जाना चाहता था। समीर ने माँ की तरफ देखा और कहा, चलो माँ, वापस चलते हैं। सरिता सोच रही थी
काश समीर भी रमेश को माफ कर देता, उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले लेता। आखिर यही संस्कार तो उसने दी सिखाए हैं। लेकिन समीर का व्यवहार रमेश की तरफ अच्छा नहीं था। रमेश की खुशी को अचानक जैसे किसी ने रोन दिया हो। रोकने का हक उसने खो दिया था। आखिर किस मुंह से रोकता। सरिता को रमेश ने कहा, अब मैं चलती हूँ, बीच बीच में आती रहूंगी। रमेश ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाते हुए देखने लगा। सरिता बाहर गई। उसने समीर से कहा, तू चला जा, मैं नहीं जा सकूंगी, तेरे पापा को मेरी जरूरत है। समीर ने कहा, क्यों माँ, कब तक तपस्या करोगी? जब तुम्हारे सुख भोगने के दिन आए हैं तो तुम उस आदमी की सेवा करने जा रही हो जिसने कभी तुम्हारी कदर ही नहीं की। उसने आगे कहा, आज वह रेखा बेवफा निकली, नहीं निकलती तो क्या तुमसे माफ़ी मांगने कभी पछतावा करते? बेटा तू नहीं समझेगा। सरिता ने कहा, एक पत्नी के नाते नहीं, मानवता के नाते उनका सेवा करना उसका फर्ज है। कौन मेरी सास ने मुझे माँ के जैसा प्यार दिया था, उसके बेटे को मैं यूं ही कैसे छोड़ सकती हूँ? भावनाओं में बैठकर उन्होंने मुझे तुझ जैसा बेटा दिया, उसे कैसे छोड़ दूँ? तू जा बेटा, मैं बीच बीच में आती रहूँगी, पर माँ मैं तेरे बिना कैसे रहूँगा? मुझे तेरी ज़रूरत है। समीर रोने लगा। बेटा मैं तुझसे कहाँ दूर हूँ, बस यह सोच ले मैं अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। जिस दिन तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे मैं तेरे पास वापस आ जाऊँगी, और जब तेरी छुट्टी हो तो यहाँ आ जाया करना। सरिता ने कहा। सरिता कह तो रही थी, लेकिन समीर से दूर होने का फैसला उसके दिल को कचोट रहा था। सालों बाद तो आया था। दिल पर पत्थर रखकर उसने समीर को विदा कहा। समीर ने काला चश्मा लगा लिया। वह नहीं चाहता था कि माँ उसके आंसू देखे, और इधर सरिता अपने आंसू रोकने की बरकत कोशिश कर रही थी। समीर की गाड़ी जाते ही उसके आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला, और सरिता एक बार फिर से अपने को भूलकर अपना कर्तव्य समझकर रमेश की सेवा करने लगी। आपको क्या लगता है, सरिता रमेश की सेवा करनी चाहिए या नहीं? क्या सरिता का फैसला सही है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।